हेलो, गुड इवनिंग। एक मिनट, अजीब लग रहा है। ठीक है ही नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने जो इस यूनिट में पढ़ा हुआ है, ये सेकेंड यूनिट है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हमने काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ ली है इसकी। सेकेंड यूनिट में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है ना। इन तीन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क डन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे तो पहले हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। जब भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी की बात आती है, यहाँ पे दो टॉपिक होंगे, स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड एक टॉपिक है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी होती क्या है, हम क्या सबसे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा एक टब बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं, गर्म करते हैं। ओके, इसमें क्या है, पानी है, कोई भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो, या गैस भी हो सकती है। गैस होने के लिए इसको बंद होना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये आपने क्या लिया, कोई भी मैटर लिया जो कि लिक्विड फॉर्म में है। कैसा है, लिक्विड है, इसका मास है, मास मान लीजिए कितना है, m है। अभी जब आप गर्म नहीं कर रहे हैं, तब इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है। कितना है, T1 टेम्परेचर है। अभी आप क्या करते हैं, आप इसको हीट देना शुरू करते हैं। क्या देना शुरू करते हैं, हीट। जैसे ही आप हीट देना शुरू करते हैं, तो हीट से इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर, अब फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया। कितना हो गया, T2 हो गया। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लूँ कि मास इसका हो गया 1 kg या 2 kg, कितना, 2 kg। टेम्परेचर डिफरेंस आ गया इसका, मान लीजिए 10 kg। कितना, 10 kg। तो आपने इसको कितनी हीट सप्लाई की, कितनी हीट सप्लाई की, तो हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जो मास है, मास का जो टेम्परेचर इंक्रीज किया उसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना मास होगा उस हिसाब से ये प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है सी एम इंटू डेल्टा टी। तो सी को ही हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। यही कांस्टेंट जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यही कांस्टेंट जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, दोनों को हम डिफाइन करेंगे इससे। हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये हो जाता है कि आप चाहे जितना अमाउंट ले लें, आप क्या करें, चाहे जितना अमाउंट लिक्विड ले लें, बस इसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए। इसमें मास का कोई
नहीं है कि आपने 10 केजी लिया, 20 केजी लिया। बस पूरे मटेरियल का, पूरे लिक्विड का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना बढ़ाने के लिए जो आप हीट एनर्जी इसको सप्लाई करें, हीट एनर्जी सप्लाई करें, वही अमाउंट होता है हीट कैपेसिटी। क्या होता है? हीट कैपेसिटी। किसी भी लिक्विड को या मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं उसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी to increase one degree centigrade temperature of the matter लिक्विड या गैस, amount of heat energy to increase 1 degree centigrade temperature of the matter is called heat capacity, is called heat capacity। यानी कि इस लिक्विड की कितनी हीट कैपेसिटी, इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। हाउ मच हीट absorbed by the liquid or gas to increase 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो आंसर होगा क्या? स्पेसिफिक, सॉरी, हीट कैपेसिटी। क्या होगा? हीट कैप। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा T। ये आपका हो गया क्या? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो वो अमाउंट हो जाता है पर यूनिट मास। तो C जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q इक्वल टू M अपॉन डेल्टा T। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी supply to the matter, लिक्विड हो या गैस हो, लिक्विड या गैस, टू इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ मैटर, यूनिट अमाउंट ऑफ मैटर। यानी कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम या 1 मोल, इस तरीके से यूनिट अमाउंट का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम इंक्रीज करते हैं, जो एनर्जी दी गई है वही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कैसे? जैसे यहाँ पे डेल्टा T इज इक्वल टू क्या? डेल्टा T इज इक्वल टू आपने रख दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? तो जो C इज इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Q के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, M इज इक्वल टू हो गया 1 kg या 1 ग्राम, 1 kg। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? Q के इक्वल हो जाएगी। अब हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगा? अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूं तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन। इसका यूनिट अगर मैं निकालूंगा
इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। ये क्या है, एसआई यूनिट है। कैसे है, एसआई यूनिट, ठीक है। सिमिलरली ये भी एसआई यूनिट है। ये आपकी हीट कैपेसिटी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये बताता है अमाउंट की एक प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी। हर एक अमाउंट की स्पेसिफिक हीट, हर एक मैटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी। ओके, तो अगर मैं इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये बात करूं कि अलग अलग प्रोसेस में ये अलग अलग कैसे होगा, जैसे कि एडिएबेटिक प्रोसेस में कितना होगा, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना होगा। तो अब हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक, क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पहला इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। किसमें होगा, इन आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं, हम इससे पहले भी हम इसको पढ़ा चुके हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में अभी तक मुझे जो पता है, हम लोगों को मतलब जो पता है वो क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जहाँ पे डेल्टा टी क्या होता है, ज़ीरो। दैट मीन्स टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। ऐसी प्रोसेस, a process during which the temperature remains constant, a process during which a temperature remains constant of the system, that is called isothermal process। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या है, कहते हैं डी क्यू इज इक्वल टू या डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ओके, डेल्टा डब्लू को हम लोग लिखते हैं W हो जाएगा P इंटू डेल्टा वी, P इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ पे डेल्टा U फंक्शन है किसका, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T। किसका है, टेम्परेचर T का। अगर T चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ T। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगर T चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, तो डेल्टा U कितना हो जाएगा, ज़ीरो। जब डेल्टा U ज़ीरो हो जाएगा तो डेल्टा Q इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा W। ओके, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में हो जाता है। सेकंड पॉइंट है गैस इक्वेशन। इसकी गैस इक्वेशन क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में होती है PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पे T क्या है, कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये है गैस इक्वेशन। तीसरा पॉइंट जो हम लोग लिखने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए C इज इक्वल टू होता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो ऐसे ही लिखते हैं, C इज इक्वल टू
Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। ओके, यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 है। जैसे ही हम Q M इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 0 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स अब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड फंक्शन हो गया है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई है। क्या हो गई है, इनफाइनाइट। तो ऐसा अगर कोई सिस्टम है जिसमें उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, इनफाइनाइट हो जा रही है, दैट मीन्स प्रॉब्लम है। क्या है, प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करते हैं अलग तरीके से। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। अब इसी को अगर मैं नहीं, ये BSc का है। हाँ, जा रहे हो, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, साथ साथ हम सारी चीज़ों की बात करते चलेंगे, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सबसे पहले तो हम दिखाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। और एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। ओके, डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसके ड्यूरेशन में ना तो हीट एनर्जी इंटर कर सकती है सिस्टम में, ना तो हीट एनर्जी लीव कर सकती है, या तो ना तो जा सकती है बाहर, ना तो अंदर आ सकती है हीट एनर्जी। तो ये कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसमें अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। तो P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा U, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। दैट मीन्स अगर आप इसमें हीट एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं और क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो भी एक्सपेंशन होगा, जो भी वर्क डन होगा एक्सपेंशन के ड्यूरेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में कमी आ जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की वजह से ही इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अब हम गैस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। आपका गैस इक्वेशन हो जाएगा PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसको हमने K नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, K, कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका गैस इक्वेशन आ गई। अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं, किसकी बात करूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू हो जाएगा C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो डेल्टा Q है वो कितना है, 0। कोई भी हीट सप्लाई ना दी गई है ना ली गई है, तो यही हो जाएगा 0 M इंटू डेल्टा टी, दैट मीन्स 0। यानी कि हीट कैपेसिटी की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट हो जा रही है। कितने से, 0 से इनफाइनाइट हो जा रही है। आइसोथर्मल में तो इनफाइनाइट हो गई, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस कितनी हो गई, गैस हो गया या लिक्विड हो गया, वो क्या हो गया, 0। अब एक्चुअली में जब आप गैस की बात करते हैं
तो उसको लिक्विड की तरह बिहेव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका एक कारण है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि हीट कैपेसिटी फॉर द गैस, हीट कैपेसिटी फॉर द गैस। अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोगों ने देख ली, अब यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग गैस के लिए देखेंगे। किसके लिए? गैस के लिए। गैस के लिए जब हम बात करते हैं, जब हम गैस की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर ले रखा है, ये पिस्टन है, ये क्या है? पिस्टन है। इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल है। क्या है? गैस मॉलिक्यूल है। ओके, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए आप क्या करते हैं, इसको हीट एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? हीट एनर्जी देते हैं। तो अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किस पर? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या रहे? सेम रहे। दैट मीन्स पिस्टन मूव ना करे। पिस्टन क्या ना करे? मूव ना करे। आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हीट एनर्जी इसको सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा। जब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तो जो भी इसकी एनर्जी होगी वो कहाँ चली जाएगी? इसके टेम्परेचर यानी कि इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें दो प्रकार की होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आपका वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, गैस का या सिलेंडर का, तब की बात कर रहे हैं। जब कांस्टेंट वॉल्यूम है, दैट मीन्स डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी क्या है? कांस्टेंट है। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। इसमें फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल P इंटू डेल्टा V। मैंने कहा V कांस्टेंट है, डेल्टा V क्या है? 0 है। जब इसको 0 रख दोगे, क्या रख दोगे? इसको 0 कर दोगे तो ये पूरा टर्म 0 है। तो जो भी आप हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जो भी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं वो कन्वर्ट हो गई किस में? इंटरनल
एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गई? इंटरनल एनर्जी में। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा टी। ओके, डेल्टा क्यू किसके बराबर है? डेल्टा यू के इक्वल है। तो हम इसको लिख देंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम पे। किस पर? कांस्टेंट वॉल्यूम पे सी वी एम इंटू डेल्टा टी। ये कई बार आपका इक्वेशन यूज होगा, इसको एकदम याद रखना है। डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट, यानी कि इसको हम लिखेंगे m इंटू डेल्टा टी। ओके, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना? अब हम देखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पर। किस पर देखेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हो गया डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स पी क्या है? कांस्टेंट है। अब पी कांस्टेंट होगा, क्या होगा? पी कांस्टेंट रखना है। तो जो प्रेशर लगेगा कहाँ की तरफ? अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही आपने हीट एनर्जी देना चालू की, क्या देना चालू की? क्यू एनर्जी देना, हीट एनर्जी देना चालू की, तो प्रेशर कहाँ की तरफ लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा प्रेशर। गैस क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। जैसे प्रेशर लगाएगी तो ये जो आपकी शाफ्ट है या पिस्टन है वो क्या हो जाएगी? डिस्प्लेस हो जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ पहुंच जाएगी। ओके, तो आपकी पिस्टन का मूवमेंट हो गया। क्या हो गया? पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिससे कि वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, लेकिन इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहा। क्या रहा? प्रेशर कांस्टेंट। तो जब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जितनी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं वो अब दोनों में कन्वर्ट होगी। किसमें? एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होने में, दूसरा वर्क डन में। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी, पी इंटू डेल्टा वी। और P इंटू डेल्टा वी क्या है? डेल्टा W के इक्वल है। किसके इक्वल है? डेल्टा W के इक्वल है। ओके, अब हम इसमें डेल्टा Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए आपके पास क्या है? सी वी एम इंटू डेल्टा टी प्लस पी इंटू डेल्टा वी। तो सी पी क्या हो जाएगा? सी पी हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। यहाँ से लिखोगे सी वी एम इंटू डेल्टा टी अपॉन, सॉरी पूरे में लगाना है, प्लस पी इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड में एम इंटू डेल्टा, कितना हो जाएगा? एम इंटू डेल्टा टी। एम इंटू डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो सी पी इज इक्वल टू हो जाएगा सी वी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, प्लस पी डेल्टा वी एम
डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड क्या, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी है वो CV और इतने के इक्वल होगी। इसका मतलब है कि अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी जब आपका प्रेशर कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। जब प्रेशर कांस्टेंट ना हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो कम हीट सप्लाई पर भी आप क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। हीट सप्लाई अब आपको क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। ओके, तो ये आपका एक पूरा टॉपिक है अभी हीट कैपेसिटी का। ओके, तो ये पूरा टॉपिक है हीट कैपेसिटी का। इसको अच्छे से पढ़ना है, ये आ भी सकता है एग्ज़ाम में। जो वर्क डन है वो अब हम पढ़ने वाले हैं कि वर्क डन बाय द आइसोथर्मल प्रोसेस इन द आइसोथर्मल प्रोसेस और वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले हम एक ओके, ये आपका पिस्टन है, यहाँ पे एक गैस भरी हुई है इसमें सिलेंडर में। सिलेंडर का इनिशियल चीज़ें हम लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका लिखते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। किसमें देखना है हमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में देखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है डेल्टा टी क्या है, 0, यानी कि टी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर and temperature is V1, P1 and T1 respectively। ठीक है, इनिशियली मैंने मान लिया, क्या माना, इसका गैस का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। क्योंकि कांस्टेंट रहता है तो टेम्परेचर रहेगा T ही, तो हम यहाँ पे T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T1 इज इक्वल टू T2, दैट इज इक्वल टू T। क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर, हम कौन सी प्रोसेस ले रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं। अब आपने क्या किया, हीट इसको दी, हीट सप्लाई की, तो हीट सप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है।
तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन जो होगा dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन p इंटू डी। ये वर्क डन की डेफिनेशन होती है इन किसमें? थर्मोडायनामिक्स में। तो यहाँ पे हमें पता है गैस इक्वेशन, क्या पता है? गैस इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। T कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे? P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? nRT अपॉन V। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि P वेरिएबल है। P क्या है? वेरी करता है, डिपेंड करता है वॉल्यूम पर। किस पर? वॉल्यूम पर। तो मैंने P को वॉल्यूम के टर्म में लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसकी ज़रूरत है? वॉल्यूम की, क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को फर्स्ट दे देते हैं। नाउ putting the value of P in equation 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में रखेंगे dw इज इक्वल टू हो जाएगा nRT अपॉन V इंटू डी। nRT बाहर आ जाएगा तो nRT, क्योंकि T कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, बचेगा क्या? 1 अपॉन V इंटू डी। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए, अब आप क्या करते हैं? इसको हीट सप्लाई दे ही रहे हैं, तो ये जो पिस्टन है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, तभी तो वर्क होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, और ये पिस्टन कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे पहुँच गई। ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये x डिस्प्लेसमेंट है, कितना है? x। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए a है, तो जो वर्क होता है, आपको बता दें, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। तो फोर्स को हम, प्रेशर को हम F अपॉन A लिखते हैं, तो फोर्स हो जाएगा P इंटू A इंटू एक्स। और ये जो x A इंटू एक्स है वो चेंज इन वॉल्यूम है, तो P इंटू डी वी क्या हो जाएगा? W इक्वल टू P इंटू डी वी। ओके, तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? V2। V1 से चेंज हो गया कितना? V2। तो वॉल्यूम चेंज हुआ, ये वॉल्यूम चेंज हुआ आपका। ओके, तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे? V1 से V2 तक। तो इसकी लिमिट हो गई V1 से V2 तक। एक चीज़ और आपको पता है, क्या पता है? इंटीग्रेशन में 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे करोगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन x और dx, ये पढ़े होगे। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर -1 और ये dx होता है कि नहीं? अब 1 अपॉन x कहो या x की पावर ये कहो, तो इनका जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है log x। क्या हो जाता है? log x। ठीक है ना? यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो dw की जगह हम w लिख देंगे, n RT लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन आ गया log v, और इंटीग्रेशन की वैल्यू कहाँ से? V1 से V2 तक पुट कर देंगे। तो W बराबर हो जाएगा nRT log, सबसे पहले कौन सी लिमिट रखेंगे? V2, तो ये log V2 हो जाएगा। फिर हम माइनस रखते हैं तो log V
1 हो जाएगा। ओके, अब हमें पता है लॉग, क्या हमें पता है, वी नो दैट कि लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू होता है लॉग m अपॉन n। यही फॉर्मूला लगाएंगे तो w आपका हो जाएगा, w बन जाएगा nRT लॉग v2 अपॉन v1। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको, यहाँ पे बेस ई है, क्या है, बेस ई है, सब में बेस ई है, इन सब का बेस क्या है, ई है। अगर मैं log ई को log 10 में कन्वर्ट करूँ तो ये 2.302 log 10 हो जाएगा। यही वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो हमारा W हो जाता है वर्क डन nRT log, सॉरी इसको पहले साफ कर दें, 2.302 log अभी हटाओ nRT log बेस कितना है, 10 है, v2 अपॉन v1। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये था वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अब वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। ये किस में है, आइसोथर्मल में है। थोड़ा सा इसको और खिसकाएंगे, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप क्या करते हैं, हीट एनर्जी इसको सप्लाई नहीं करना है, तब वर्क डन देखते हैं क्या होता है। ओके, सो लेट वर्क डन क्या लिखोगे फिर से, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी इंटू डी वी। नाउ यूजिंग गैस इक्वेशन इन एडियाबैटिक प्रोसेस तो हो जाएगा पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि के। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन वी टू दी पावर गामा। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी की वैल्यू मैंने क्या रखी, के वी टू दी पावर गामा एंड डी वी। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, के बाहर आ जाएगा, के वी की पावर माइनस गामा इंटू डी वी। ओके, इसको हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, V1 से V2 तक इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे W को 0 से W तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा dW की जगह इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, W आ जाएगा K। अब आपको पता है इंटीग्रेशन में पावर को क्या करते हैं, V की पावर गामा एक पावर जोड़ देते हैं, एक पावर क्या जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो पावर आती है उसको नीचे लिख देते हैं। यही तो इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है
इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। जो पावर में जोड़ दिया और वो जोड़ने के बाद जो पावर आएगी वो उसको क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, v1 से v2 तक। कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2 तक लिमिट थी। लिमिट रख देते हैं तो w इज इक्वल टू हो जाएगा k v2 की पावर गामा -1 इसको एक काम करते हैं, ये इसको बाहर ले आते हैं तो 1 माइनस ये हो जाएगा गामा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस गामा माइनस, फिर हम लिखेंगे v1 तो माइनस गामा +1। ओके, तो W इज इक्वल टू k 1 माइनस गामा, माइनस की पावर 1 है तो हम इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं, v2 की पावर गामा और v की पावर -1, v2 की पावर -1 माइनस v1 की पावर माइनस गामा और v1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे -1 है, यहाँ +1। अब हम क्या करेंगे, इसको k अपॉन गामा माइनस 1 माइनस गामा 1 माइनस गामा v1 प्लस v2 प्लस है तो v2 रहेगा ऊपर और v2 की पावर गामा माइनस है तो ये नीचे जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस। सिमिलरली यहाँ पे v1 अपॉन v1 की पावर गामा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम लोगों को पता है, क्या पता है, P1 v1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 v2 की पावर गामा इज इक्वल टू k, है कि नहीं है। यहां से हम क्या करेंगे, P1 की वैल्यू निकालेंगे। P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k अपॉन v1 की पावर गामा। सिमिलरली P2 की वैल्यू निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, k अपॉन v2 दी पावर गामा। क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, v1 को यहाँ लेके जाएंगे तो v1 अपॉन की पावर v1 की पावर गामा अपॉन में हो जाएगा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू P1 एंड P2 की वैल्यू क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर, इसको 2 नाम दे दो। कितना नाम दे दो, इक्वेशन 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of ओके इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे P1 तो है नहीं तो मुझे किसका रखना, V2 की वैल्यू रखनी। किसकी रखनी है, V2 की वैल्यू। तो हम इसको V2 की वैल्यू के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा v1 की पावर गामा इज इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन P1, v2 की पावर गामा हो जाएगा k अपॉन P2। ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 की पावर गामा एंड v2 की पावर गामा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू k अपॉन 1 माइनस गामा। ओके, k अपॉन 1 माइनस गामा। इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से v2 ये वैल्यू रखेंगे किसकी, v2 की पावर गामा की, तो k रहेगा नीचे और P2 चला जाएगा कहाँ, ऊपर, माइनस। सिमिलरली v1 P1 हो जाएगा अपॉन k हो जाएगा। k को बाहर ले लेंगे क्योंकि कॉमन है तो ये हो जाएगा k
1 माइनस गामा इंटू के डिवाइड में हो जाएगा P2V2 माइनस P1 V1। ओके, तो ये W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस गामा, के से के कैंसिल हो गया, ये बचेगा P2V2 माइनस P1 V1। ओके, चल ये आपका वर्क डन आ गया किसमें, एडिएबेटिक प्रोसेस में। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू NR T1, P2 V2 इज इक्वल टू NR T2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस गामा NR T2 माइनस NR T1। तो NR बाहर आ जाएगा, तो NR/1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ये भी एक इक्वेशन बन जाएगी। ये भी क्या है, एक वर्क डन आ गया। तो आपको पता चल गया कि एडिएबेटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ। कौन सा लॉ पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमें कार्नो साइकिल, कार्नो इंजन भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम लोगों का टारगेट है अभी, सेकेंड लॉ, कार्नो इंजन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर एंट्रोपी भी पढ़ेंगे। बेसिकली तुम्हारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स और मैक्सवेल इक्वेशंस। ये बहुत आती है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये अभी सेटअप है, अगर इसको नहीं समझोगे तो वो समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।